हाँ जी हिमांशु। हाँ सर, अब ठीक है। गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस सर बढ़िया। गुड इवनिंग टू एवरीवन। बेटे, सारे बच्चे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। है ना? गुड इवनिंग प्लीज, सर। वो आपसे सीनियर है ना? और बेटे सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। हिमांशु की ऑल ओवर इंडिया रैंक थी सीए फाउंडेशन में, और सीए इंटर में भी बहुत अच्छे नंबर जरा से चूक गए थे रैंक से। और अगली बार इनकी जो है अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट में दोनों जगह पर 85 मार्क्स थे सीए इंटर। और मतलब आप समझ लो, हम तो सोच के बैठे थे कि बिल्कुल रैंक पक्की है, चलो, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती, फाइनल में सही। पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत की थी और बहुत ही अच्छे नंबर इनके थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छी गाइडेंस आप लोगों को हिमांशु की तरफ से मिले, ताकि आप भी वो अचीवमेंट हासिल कर सकें। बेटे सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ जी हिमांशु, बेटे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या फिर मैं शुरू हो जाऊं? चलिए मैं शुरू करता हूं पहले। हिमांशु ये बताओ, एग्जाम से कितने दिन पहले तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सीए फाउंडेशन का? सर देखिए, होता क्या है कि सीए फाउंडेशन एक फर्स्ट स्टेज होती है हाँ जी। सीए की, तो हमें थोड़ा एग्रेसिवली रिएक्ट करना पड़ता है एग्जाम्स में। जी। मतलब जो आईसीएआई का क्राइटेरिया है, 40% आप लेकर पर सब्जेक्ट और 50% पास होने के लिए, तो हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो 80% 90% का होना चाहिए। तो उसके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम एटलीस्ट 2.5 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जैसे अभी बच्चों के एग्जाम क्या है, दिसंबर में हो गए, तो मतलब अक्टूबर और नवंबर इनके पास में सेल्फ रहना चाहिए एकदम बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा बच्चों का रहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि रैंक आ जाए? है सब बच्चों का यही क्वेश्चन है ना? हाँ। यस सर। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए कम से कम, है ना? हिमांशु, क्या सर क्या है इसका आंसर आपके हिसाब से? सर घंटे ऐसा कुछ होता नहीं है कि कितने घंटे पढ़ के। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कैसे उन्होंने, जब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, जब उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, आप उसको ही घर जाके पढ़ो, और जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो एक बार फिर से उसको पढ़ के आ जाओ, तो फिर आपको एंड में रिवीजन में और मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 टाइम रिवीजन तो पहले से ही कर रखा है। फिर आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो या 13-13 घंटे पढ़ रहे हो। और मेरी स्ट्रेटजी पर्सनली तो यही रहती है कि एग्जाम से 1 महीने पहले मैं अपने जो पढ़ाई के आवर्स हैं वो थोड़े से कम कर देता हूँ, जिससे अपना रिलैक्स रहे बॉडी। मतलब पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जैसे मैं पहले पढ़ रहा हूँ 12-13 घंटे, तो उस टाइम पे मैं 9-10 घंटे पे अपना आ जाता हूँ, क्योंकि जो मेहनत करनी होती है ना, वो एग्जाम से 2 महीने पहले तक आपकी हो जानी चाहिए मैक्सिमम। ये मैंने देखा है, कई बच्चे ना एग्जाम वाले दिन बड़ी मेहनत करने में लगे रहते हैं, बस आज ही सब कुछ कर डालेंगे। देख रहे हो कितनी जरूरी बात इन्होंने बताई, कि एग्जाम से 1 महीने पहले अपने आप को रिलैक्स तो करो, ताकि बॉडी फुल परफॉर्मेंस के लिए रिचार्ज हो सके। एनीवेज, हम हिमांशु, मैं अकाउंट्स की बात पूछना चाहता हूँ। अकाउंट्स में हम लोगों को जैसे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? हम पहले, अक्सर ये बच्चे लोग ये सोचते हैं कि जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम लोग तब स्कैनर उठाएंगे, या तब हम लोग टेस्ट की तैयारी करेंगे वगैरह वगैरह। क्या कहते हो आप? मतलब हमें एग्जाम की जो क्वेश्चन है पास्ट वाले स्कैनर के, चैप्टर बाय चैप्टर साथ के साथ करना चाहिए, या पूरा सिलेबस खत्म होकर रिवीजन करके तब करना चाहिए? आप क्या सोचते हो इस बारे में? सर मैं मैं उसके बारे में बताऊं तो सर, जैसे फॉर एग्जांपल हम एडवांस अकाउंट पढ़ रहे थे आपसे, हाँ जी। जब हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, हाँ तो जी। हाँ जी। आपका आपने हमको किस तरीके से गाइड किया कि आप ना चैप्टर वाइज चैप्टर आप पढ़ते रहिए, और क्वेश्चंस जो है आप क्लास वाइज क्लास हमको स्कैनर्स के क्वेश्चन आप प्रोवाइड करते थे कि ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ये आपको करने हैं, और ये आपका होमवर्क है, ये आपने क्लास में कर लिया। तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक हमको बताते रहते थे। आपने काफी चीजें हमको कवर कराई थी, जैसे स्टडी मटेरियल पूरा ओवरऑल। हम्म। और आपने स्कैनर का हमें बहुत अच्छी आदत डाली। स्कैनर में क्या होता है कि सभी चीजें कवर्ड होती हैं, कि आपके एमटीपी आरटीपी वगैरह सारी चीजें आ जाती है, क्वेश्चंस पेपर तक के उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो हम्म। उसमें
होता यह है कि हमें पहले से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई यही तो क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम्स में करने हैं, तो वो हम पहले से ही कर लेते हैं। एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और कुछ टॉपिक्स के आपने हमें रेफर करे थे, जो प्राइवेट बुक्स के भी आपने डाले हुए थे, हम्म। तो उनसे एक बूस्टअप आ जाता है कि आईसीआई का ये लेवल है, हमने तो उससे एक लेवल और प्रैक्टिस कर ली। तो ये सब चीजें अगर प्रिपरेशन में रहती है ना, तो एक अलग ही मजा आता है। आप डोमिनेट करने जाते हैं एग्जाम्स के दिन। जो हमने एडवांस अकाउंट का एग्जाम भी दिया, मैं आपको 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दूंगा और कॉपी खोल के दिखा दूंगा अपनी कि देखो सर, ये आपने तब करवाया था, ये आपने ये करवाया था। होता कुछ नहीं है, बस ए लिमिटेड की जगह बी लिमिटेड होता है। बाकी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग वो पूरा का पूरा हम कर चुके थे। वो तो हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने आपकी जो टेस्ट सीरीज थी वो थोड़ी ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उसको ज्वाइन करने के बावजूद भी इतना काफी कंफर्टेबल था एग्जाम्स में, मतलब। अब आप देखो बेटे, अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि क्लास के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं, क्लास के अंदर से वहां से एज इट इज पेपर मिलेगा, तो वो किसी एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे होते हैं, लेकिन हाँ फिगर अलग मिलेगी, ये नो डाउट है ना। अच्छा, अब जैसे चारों सब्जेक्ट हैं सीए फाउंडेशन में हिमांशु, तो चारों यस। सब्जेक्ट में मतलब कितना कितना किस पे ज्यादा बर्डन रहता है? जैसे मैथमेटिक्स का कई लोग बोलते हैं कि भाई मैथमेटिक्स में बड़ा डर लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या मैथमेटिक्स में कि भाई उसमें इको में हमें दिक्कत रहती है, डाटा नहीं मिलता है, इस तरह की बातें आती हैं? क्या कहना है आपका? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सर, इसमें? मैं ये कहूंगा कि आप क्या करना चाहिए। जैसे मैथ्स एक थोड़ा ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। कुछ हम्म। कॉमर्स विद मैथ करके आते हैं, तो वो काफी फेवरेबल इस चीज को देखते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल दूं अपना, तो मेरी रैंक ही मैथ की वजह से आई थी, क्या बात। क्योंकि मैं मैथ के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। तो अच्छा, एक जैसे होता है ना हाँ जी। कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो वो हाँ, मैथ एक एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है। देखो कितनी अच्छी अब बात बात बोली आती है मैंने। चार सब्जेक्ट की। वेरी गुड बेटे, जिसको सब लोग वीक समझ रहे होते हैं उसी को हमें अपनी स्ट्रेंथ बना लिया अगर हमने, तो कंपटीशन तो ब्रेक हो जाना है। कितनी प्यारी बात बोली। अच्छा, मैथमेटिक्स में जैसे कुछ चैप्टर बड़ी दिक्कत करते हैं भाई, हालांकि मेरा मैथ का सब्जेक्ट नहीं है, पर कुछ चैप्टर तो ऐसे मेरे को याद हो जाते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन मैं बहुत सुन चुका हूँ। कभी इधर मतलब आज तक नहीं मुझे, मैंने मैथ नहीं पढ़ा, फाउंडेशन वाला चैप्टर भी मुझे नहीं पता, यस और मुझे इन दो चैप्टर के नाम याद है। हर बच्चा इनको गुनगुनाता रहता है, इनमें बेहोश रहता है बच्चा। क्या क्या कहना है आपका इस बारे में? सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा हमेशा से एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े 2-3 साल 2 साल पहले होंगे, लेकिन अभी भी काफी टिप्स पर हैं। इनके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैथ्स में मैं पहले नॉन मैथ वाले बच्चे की बात करता हूँ, वेरी क्योंकि गुड। विविध मैथ वाला तो काफी हद तक कर ही लेता है। नॉन मैथ वाले के लिए सर मैं एक बात ओपनली बताऊं तो उतना तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो मोर देन 90% वो स्कोर करना चाहे, तो थोड़ा सा चैलेंज आएंगे बिल्कुल सही। डेफिनेटली। लेकिन अगर नॉन मैथ वाला ये बोले कि सर मेरे को 60-70% भी नहीं ला पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो डर रहा है और अपनी प्रिपरेशन से पीछे हट रहा है वो। क्या बात। क्योंकि अगर थोड़ा स्ट्रेटजी से आप चलो ना, तो सब चीजें कंट्रोल में होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हाँ, स्ट्रेटेजी बताओ। 20 मार्क्स की तो देखो, 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग आती है। सुन रहे हो सारे बच्चे, ध्यान दो। तो उसमें तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें विद मैथ वाला अच्छा है या विदाउट मैथ वाला बेकार है। उसमें तो एक कॉमन पैरामीटर है दोनों के लिए। लॉजिकल रीजनिंग तो सभी कर पाते हैं सर। तो उसमें से आपके 20 में से 19 भी नहीं होने चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। जहां से आना ही आना है ठीक है। सीधा। हाँ। अब एक ये आते हैं, इंटरेस्ट वाले चैप्टर आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब चीजें। तो इसको आप मैथ का पार्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आप सीए के इंटरेस्ट तो आपके ब्लड में होना चाहिए। इसको आप मैथ का पार्ट नहीं बता सकते। हम्म। तो ये कहाँ से मैथ होगी? तो इंटरेस्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी कर दो, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये मैथ थोड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग इसको अब मैथमेटिक्स पे डाल देते हैं, जबकि मैथमेटिक्स नहीं है, हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट, ये तो हमारा फाइनेंसिंग कोर थीम है। अब और स्टैट्स की मैं बात करूं, स्टैट्स को आप मैथ में कंसीडर क्यों करते हैं? स्टैटिस्टिक्स तो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड होता है, जो आपका काम होगा आने वाले टाइम में। मीन, मोड, मीडियन, इनकी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। हाँ, फॉर्मूले इनके टफ होते हैं, वो होते ही हैं, लेकिन कितने याद करने हैं? बहुत कम लेवल पे याद करने हैं।
और आपको सीए क्लियर करनी है तो आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपको याद करने की कैपेसिटी भी रखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा उस पे उस तरीके से लेके चलना है कि हाँ जो चीज करनी है तो वो करनी है, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अच्छा तो आप इस मैथड। तरीके से लेके चलो। और हाँ, अब बात आती है कि क्या टॉपिक आप अवॉइड कर सकते हो। ये देखो, प्योर मैथ्स के टॉपिक होते हैं जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये आपको इस फील्ड में कभी काम ही नहीं आएंगे, काम ही नहीं कभी आएंगे। भी काम नहीं आएंगे। और इनका वेटेज भी ऐसा नहीं है कि 100 में से 20 नंबर के यही आएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको 5 से 6 मार्क्स से ज्यादा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी पेपर में बहुत ही नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। आप सेलेक्टिव बेसिस पे भी करो तो आपको मोर देन 80% आप ऐसा निकाल सकते हो जिसमें मैथ उतनी ज्यादा नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बेटे मैं चाहूंगा कि आपकी जो भी आपको ऐसा लगे, आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो, आप सीधा सीधा हिमांशु से पूछो। मैं बारी बारी से सब बच्चे का नाम लूंगा, तो हर बच्चा अपना एक एक क्वेश्चन, कोई भी एक एक क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर मुझे इसका आंसर थोड़ा सा कहीं ना कहीं, खुद सोचो जिस बंदे ने खुद रैंक हासिल की है ऑल ओवर इंडिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर उनकी स्ट्रेटेजी का कुछ भी हमें हाथ लगा तो बेटे वो हमारे उसमें ना अपने नंबर में कुछ ना कुछ एक अप्रिसिएशन ही मिलेगा हमें उस चीज का, है ना। चलिए पहले मैं वरुण से बात करता हूँ। हाँ जी वरुण। हिमांशु सर, तो हमारा सबसे एक पहले जैसे आप, भाई सर मत कहो भाई। वो एक्चुअली वो आपको रेस्पेक्ट देने के लिए एक नहीं, अच्छी रिगार्डिंग हमारे है। बीच में सर तो एक ही है। अरे मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। जी पूछो वरुण। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए स्टडी का? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, सर ने जो पढ़ाया हमें, हम उसको मैंने रीड किया, उसके बाद ना टेस्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज कर लेता हूँ बस, एंड देन लास्ट फिर एग्जाम के लिए। तो ये प्रोसीजर सही है या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए, अगर मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, या फिर कोई नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे इसके लिए हमें? देखो, इसमें मेन है कि आपको एंड में टाइम भी बचाना है और अपनी पूरा प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, हाँ जी। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आज, तो आपको हाँ जी। करना क्या है कि जो उसके उस चैप्टर के आरटीपी, एमटीपी या क्वेश्चंस पेपर में जो उससे रिलेटेड आईसीआई ने मटेरियल डाला है बच्चों को, हाँ जी। वो आपको सॉल्व करना है। जैसे फॉर ठीक। एग्जांपल आपको, जैसे एक डेप्रिसिएशन का आपका चैप्टर है अकाउंट्स का, डेप्रिसिएशन हाँ से जी। रिलेटेड आईसीआई ने क्या क्या डाला होगा, आरटीपी में कुछ क्वेश्चन डाले होंगे, एमटीपी में डाले होंगे, क्वेश्चन पेपर में डाले होंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन आपके डेप्रिसिएशन के आईसीआई ने डाल रखे हैं, हाँ जी। तो वो 30 क्वेश्चन आपको करना क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन सर ने 6 दिन लिए पढ़ाने के लिए, तो आपको उन 6 दिन में डिवाइड करना है कि जैसे जैसे टॉपिक होता जाए उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करते जाएं। ठीक है। अब 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, अब उस 30 क्वेश्चन में आप वो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए अपने लिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे है, ये मुझे एग्जाम टाइम पे एक बार और सॉल्व करना है, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको मार्क कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम टाइम पे भी सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 30 के 30 तो आप दोबारा से सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम टाइम पे। मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साथ साथ यूज हाँ, करना है। क्योंकि देखो 30 में से कम 22-23 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल ही है, तो आप उनको अवॉइड करो, जो आपके काम के हैं आप उनको सेलेक्ट करो। हाँ जी अंटू इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। आइए। थैंक यू अंटू सर। अगला क्वेश्चन। अंटू आप कुछ पूछना चाहेंगे, कोई स्ट्रेटेजी शेयरिंग? मास्क हटाओ ना प्लीज। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सुन रहे हो। चलिए आर्यन। रैंक लानी है सबको, अब देख लो। हाँ बेटा पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, आज मौका है।
ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है इनके पास। सर सर यह थ्योरी पढ़ते हैं तो उस टाइम वो नींद आती है सर, वो कैसे कंट्रोल करें? क्या प्यारा क्वेश्चन है जी, वेरी गुड। ये है ना बात, नींद को कैसे अवॉइड करें, इनको थ्योरी की टाइम पे नींद आती है। देखो ये एक ऐसी चीज है कि ये सबके साथ होता है। पहली बात तो ये एक नॉर्मल फैक्टर है। तो जो चीज नॉर्मल होती है ना, जो सबके साथ होती है, उससे उतना डरने की जरूरत नहीं होती। उसको हम कम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लो। एक तो ये एक अच्छा होता है कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तो आप लेट नाइट भी पढ़ सकते हो, लेट नाइट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो चीज प्रैक्टिकल है, थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन जब बात लॉ जैसे सब्जेक्ट की आती है जो थ्योरेटिकल है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग उठिए 4-5 बजे, अपना 2 घंटे आप निकालिए एक दिन में। अगर आप 2 घंटे एक दिन में निकाल रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप आफ्टरनून में 1 या 1.5 घंटे की स्लीप लेके उसके तुरंत बाद आप कर सकते हैं, जब आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहे। बिल्कुल, देखो मतलब थ्योरी का टाइम सुबह और न्यूमेरिकल टाइम रात को, और दिन में सिर्फ अकाउंट्स। ठीक है, आओ जी सार्थक, अगला क्वेश्चन सार्थक का। बोलो सार्थक, पूछो। सर सुन रहा हूँ मैं भी सर अभी तक। अच्छा, ये श्रोता बनना चाहते हैं, स्पीकर नहीं। रितिका बेटे, कोई स्ट्रेटेजी आप भी पूछ सकते हैं। सर जैसे सर ने कहा कि 9 to 10 आवर्स पढ़ना चाहिए, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट कितने कितने टाइम होने चाहिए? अच्छा, इनका मतलब है सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम अलोकेट करें। 9 to 10 आवर्स तो सर ने कहा ही नहीं। एनीवेज, हाँ देखो मतलब 9 to 10 आवर ना उसको जरूरत पड़ती है पढ़ने की, जो स्टार्टिंग में उसने मेहनत कम करी हुई होती है। आप अगर स्टार्टिंग से 5 to 6 आवर पढ़ोगे ना, तो एंड में भी वही टाइम आ जाएगा कि आपको 5 से 6 आवर से ज्यादा पढ़ने की नीड होगी ही नहीं, क्योंकि आपने वो पहले से अच्छा रिवीजन कर रखा है। इसमें अब आप बात आती है कि कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दें। देखो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना इजी और कितना डिफिकल्ट लगता है। अगर आपको अकाउंट्स इजी लगता है तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग टाइम दो कि भाई मुझे अकाउंट्स इजी लगता है तो मुझे को 1.5 घंटे चाहिए इसके लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब कुछ को थ्योरी के साथ दिक्कत आती है, तो थ्योरी के साथ दिक्कत आ रही है तो उसका मतलब है कि आपको वो 2-3 बार रिवीजन उसका ज्यादा करना पड़ेगा, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम की एलोकेशन होती है कि जो आपको डिफिकल्ट लगे अगर आप उसको टाइम देना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो इजी वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात वेरी किसी सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बहुत बढ़िया। हाँ जी रितु, कुछ पूछना है बेटा? सर हाँ जी पूछो। सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे हमें पर डे सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या पर डे डिवाइड करने चाहिए कि आज ये सब्जेक्ट सिर्फ फिर ये सब्जेक्ट? देखो जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है वो 2 सब्जेक्ट का बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं, जो मेरे को भी काफी बढ़िया लगता है 2 सब्जेक्ट का, जिसमें से एक हम थ्योरी चूज कर लेते हैं और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट हम एक साथ पढ़ते हैं, जिनमें से थ्योरी है तो वो अर्ली मॉर्निंग में पढ़ लिया, प्रैक्टिकल है तो बाद में पढ़ लिया। और अगर ज्यादा टाइम है तो उसी अकॉर्डिंगली वो डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ज्यादा टाइम हो रहा है तो अकाउंट्स के आज एक चैप्टर की जगह 2 चैप्टर कर लिए। बाकी पढ़ना इस तरीके से चाहिए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ, क्योंकि अगर आप दोनों थ्योरी एक साथ पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, और प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो मजा तो आएगा, लेकिन फिर थ्योरी का कैसे करोगे, क्योंकि फिर थ्योरी दोनों एक साथ पढ़नी पड़ेंगी आने वाले टाइम में। तो थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ पढ़ोगे तो थ्योरी में भी इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रैक्टिकल भी साथ साथ मेंटेन रहेगा। कितनी कोशिश कर लो, थ्योरी आप 3 घंटे से ज्यादा दिन में नहीं पढ़ सकते। पढ़ने को आप 6 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आउटपुट उतना ही आना है 3 घंटे वाला। तो आप कोशिश करो कि 3 घंटे इस तरीके से पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम, जिस टाइम पे नींद वगैरह की कोई दिक्कत ना हो, जो भी चीज पढ़ो बिल्कुल अच्छे से हो। अच्छा महक, हाँ बेटा महक। भैया इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? है बेटा, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ना एक ये भी एडवांटेज है आपके पास,
बियॉन्ड दिस क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ना आप खुद अपने सेल्फ आप हिमांशु का शायद नेट ब्रेक हो गया। कर सकते हो, क्योंकि वो ना लाइन करते रहो जो जो मेन चीजें हैं। कुछ आपके पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिनसे आपको पता लग जाता है कि हाँ इनसे क्वेश्चन ट्रैक हो रखा है, इनसे एमसीक्यू आ रखा है इन पैराग्राफ से, इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो आपको टीचर्स क्लासेस में बताते रहते हैं कि आप उसको अंडरलाइन कर लो, तो वो आप हाइलाइटर वगैरह से आप मार्क करो, अंडरलाइन करके रखो। और वो अंडरलाइन की चीजें ना आपको उस टाइम पे काम आएंगी जो आपको एग्जाम के बीच में एक दिन होता है ना, तब आप उनको देख के जाओगे, तब आपको वो काम आएंगे। चीजों को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। सृष्टि, हाँ बेटा। सर लॉ के अंदर थ्योरी, मतलब लॉ और इको के अंदर थ्योरी होती है, तो उसको हम ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कैसे करें? देखो दो चीजें होती हैं कि एक तो इकोनॉमिक्स वाली थ्योरी जिसमें हमको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम एमसीक्यू कवर कर पाए। लॉ के लिए थोड़ा अलग तरीके से करना है, क्योंकि हमें उसमें लिखना है, प्रॉपर आंसर लिखना है, 1-1.5 पेज जो भी कैपेसिटी है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको अलग तरीके से पढ़नी है। ठीक है, इस चीज में भी अंतर होता है कि आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो थ्योरी को, और आप एक नॉर्मल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लॉ के लिए आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सेक्शंस थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। देखो सेक्शंस का ये आप सुनोगे कि सेक्शन से मार्क्स नहीं कटते, अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। लेकिन ये जरूर होता है कि आप सेक्शन लिखोगे तो अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। सेक्शंस, केस लॉ, ये सब आप याद करो। एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक आंसर कैसे लिखना है। आपको पता होगा जैसे एक आंसर को हम 3 पैरा में डिवाइड करते हैं, बेसिकली फैक्ट्स लिखते हैं, प्रोविजंस लिखते हैं और फिर कंक्लूजन डालते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। जी। तो इकोनॉमिक्स को आप उस तरीके से पढ़ो कॉन्सेप्चुअल वे में, कि भाई आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिससे आप एक एमसीक्यू कर पाओ, क्योंकि वो यही पूछेगा कि ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, नन ऑफ दीज है, वो है। आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लॉ में वो पूछेगा आपसे व्हाट इज ये, तो आपको उसकी पूरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अच्छा अगला क्वेश्चन, वरुण, अभी कुछ पूछ रहे थे तुम, अब पूछो एक बार हिमांशु से। सर हम लोग जो स्टडी का प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बिटवीन हमें अलग से कोई टेस्ट सीरीज अडॉप्ट करनी चाहिए या अलग से कोई बुक रेफर करनी चाहिए या स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है? देखो स्टडी मटेरियल जो होता है आईसीआई का, जिसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, एक तो जो आपको बुक्स प्रोवाइड करता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका आरटीपी इशू होती है, मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होते हैं। ये आप पिछले 4 अटेम्प्ट्स के उठा लो, इनको आप प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में तो आपको टेस्ट सीरीज की कोई नीड है नहीं, क्योंकि आप खुद ही क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, खुद ही एमसीक्यू टिक लगाया और खुद ही वो चेक कर सकते हो। उसके लिए तो आपको कोई टीचर नहीं चाहिए। और बात आती है टेस्ट सीरीज की, देखो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको किस सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि टीचर की ज्यादा गाइडेंस गाइडेंस चाहिए और किस में हो जा रहा है आसानी से। चलिए, मतलब और पहले कोई हम डिपेंड। लोग स्टडी मैट को ही मतलब हाँ सबसे बताओ। पहले जी, पहले हम लोग स्टडी मैट को ही अडॉप्ट करें और जो सर क्लास में हमें पढ़ाते हैं वो कर लें, और पीटीपी एमटीपी टेस्ट एंड देन लास्ट में अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें लास्ट टाइम पे जो हमें क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर रखे। देखो जो सर आपको करा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4-5 चीजों में से है मैक्सिमम पोर्शन। जो सर आपको क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे वो इन्हीं सब चीजों में से सर ने सेलेक्ट कर रखा है। एमटीपी में से होगा या आरटीपी में से होगा या आपकी स्टडी मटेरियल में से होगा।
तो वो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन उसी से सिमिलर है तो ये मुझे करना है, या कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आपको प्रैक्टिस करना है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। इस तरीके से आपको करना है। ये चीज गारंटीड है, ये प्रूव भी हो चुकी है। ये आप किसी से भी पूछ लो कि अगर आपने अच्छे से समझ के, एक चीज होती है करना और एक चीज होती है समझ के करना, अगर आपने समझ के करी है ये आईसीआई की जो चीजें हैं बस ये, उससे अगर आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है तो आपका मोर देन 95% मार्क्स आप ही के हाथ में है। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जो फिर हम लोग स्कैनर से उठाते हैं, क्योंकि स्कैनर का क्वेश्चन राइटिंग सेंस, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का राइटिंग सेंस, और जो सर हमें क्लास में पढ़ाते हैं उनका राइटिंग सेंस, तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं, और हम जो करते हैं वो फोर्थ पार्ट हो जाता है। तो हमें क्या चीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर पाए, राइट? देखो जो स्कैनर होती है ना, स्कैनर जो होती है वो क्या होती है कि आपके आईसीआई के क्वेश्चंस को उन्होंने एक साथ डाला हुआ हुआ होता है। आईसीआई के प्रीवियस 4-5 साल के पेपर्स को उन्होंने एक साथ पंच करा हुआ तो होता है। आप उसके सॉल्यूशंस भी देखोगे तो आईसीएआई वाले ही सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी, वही स्कैनर की बात कर रहे हो ना आप, जो सुचित्रा पब्लिकेशन जो ब्लू से हाँ प्रिंट में जी, आती है, तो उसके जो हाँ जी। सॉल्यूशंस है, जो उसके सॉल्यूशंस है ना, वो मेरे ख्याल से वही है जो आईसीआई प्रोवाइड करता है। वो अपनी तरफ से उसमें वैल्यू एडिशन कुछ नहीं करते, बहुत कम करते हैं। मेन तो उनका वही होता है कॉपी पेस्ट करने वाला काम। आपको वो सारी चीजें एक साथ रखी मिल जाती हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में वेरिएशन है, कोई क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व हो रखा है, तो आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है जो आईसीएआई ने सॉल्व कर रखा है। जी। और जो हम लोग पेपर राइट करते हैं एग्जाम टाइम में, उसमें हमारा राइटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए? वो सीरियल वाइज चलना चाहिए या क्वेश्चन को अप डाउन कर सकते हैं? क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं आते, तो उसके लिए हमें ब्लैंक शीट बीच में छोड़ना चाहिए या उसको लास्ट में अडोप्ट करना चाहिए? देखो उसमें पैटर्न। क्या बोलते हैं, जो उसमें टीचर्स क्या बोलते हैं, जो चेकर्स होते हैं ना, मैंने उनके इंटरव्यू वगैरह सुने, उनके बैचेस अटेंड करे हैं, जो आईसीआई के चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो ये आपको बोलते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके आते हैं मेजर, जिसमें क्वेश्चन 1 के भी 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उन टीचर्स का ये कहना होता हाँ है कि जी। आप क्वेश्चंस तो कोई भी स्टार्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लो पहले। आपको एडवाइजेबल ये होता है कि आप क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हो तो फिर क्वेश्चन 4 को खत्म करो पहले, मतलब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट करो, फिर क्वेश्चन 4 का सेकंड करो, और फिर क्वेश्चन 4 का थर्ड करो। ये आप थोड़ा अवॉइड करो कि क्वेश्चन 4 का थर्ड आपने पहले कर दिया, क्वेश्चन 4 का सेकंड आपने पहले बाद में कर दिया, और आप उसमें ऊपर नीचे कर रहे हो। आप क्वेश्चंस में तो ऊपर नीचे कर सकते हो बेसिकली, लेकिन जो क्वेश्चंस के सब पार्ट हैं उसमें आप थोड़ा सीरियली लेके चलो, सीरियल वाइज। ठीक। क्योंकि बेसिकली आपको करना क्या है, जो एग्जामिनर है उसके नजरिए से सोचो कि हम उसको कैसे इजी कर सकते हैं, उसके लिए चेक करना। क्योंकि अगर उसके लिए आपने इजी कर दिया तो आपके मार्क्स देने उसके लिए इजी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सर। ठीक है जी, फिर है हम लोग फिर से एक बार हिमांशु को बुलाएंगे बीच में और फिर से गाइडेंस लेंगे अच्छी, ठीक है ना। तो अभी हम ओवर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर एक से हम चीज लोग, और सर मैं हाँ जी, कहना चाहूंगा हाँ जी, हाँ जी, कि देखो अभी आप फाउंडेशन स्टेज पर हो आप सभी। एक चीज आपको इस टाइम पे क्या करना है, थोड़ा ना आपको एग्रेसिव स्टेट में सोचना है। अभी से आप वो फीलिंग मत लेके आना बिल्कुल भी कि भाई हमें सिर्फ 40% चाहिए, 50% चाहिए। क्योंकि अभी आप वो फीलिंग लेके आओगे ना तो आपको आने वाले टाइम में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। अभी तो आपका ये एम होना चाहिए कि मुझे कंफर्टेबली तरीके से पास होना है, 70% 80% से। बस आपका यही टारगेट होना चाहिए। 50 वाला मार्क आप भूल ही जाओ, आप अपना मार्क सेट करो कि भाई मेरा पासिंग क्राइटेरिया 70% है या मेरा 80% है, मुझे वो मीट करना। ऐसे ही 50% कहता है वो कहता रहे, मुझे अपना मार्क फिट करना है और वही अचीव करना है। आप इस तरीके से लेके चलो। और दूसरी एक अब्बा, आप जैसे भी फ्रेशर हो सीए के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी कि भाई सीए फाइनल ये होता है, सीए फाइनल की ज्यादा सुनने को मिलती है सीए फाउंडेशन में, कि भाई सीए बनना इतना रिजल्ट मुश्किल एक्चुअली होता एक ही है, दिन ये में वो आता होता है है।
सीए फाइनल का, और हाँ। दोनों का ये रिजल्ट एक ही डेट में आता है, इसलिए एक साथ सुनने को मिलती है इनमें। तो वो आप अवॉइड करना। अभी आप मैच बाय मैच लेके चलो। वो सीए फाइनल फाइनल मैच है, अभी आप लीग मैच खेल रहे हो, तो लीग मैच पहले क्वालिफाई करो, फिर सेमीफाइनल आएगा, फिर फाइनल मैच आएगा। तो आप मैच बाय मैच देखो, तभी आप टूर्नामेंट जीतना है आपको। तो मैच बाय मैच आप देखोगे, तभी आप कंप्लीट करोगे इस चीज को। अभी फाउंडेशन पे फोकस रखो, फाइनल में क्या हो रहा है, इंटर में क्या हो रहा है, वो आप तब देखना जब आप आ जाओगे। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी से, एक अश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जिस स्टेज में भी एंटर करते हो ना, वो आपको आसान, तब ज्यादा आसान लगती है जब आप खुद उसमें आते हो। बाकी जब तक आप उसमें नहीं आओगे तब तक वो आपको डिफिकल्ट लगती रहेगी। बिल्कुल, जब तक हम खुद उस चीज में सामने नहीं जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम मतलब कैसे किसी चीज के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है या आसान है। देखो, अगर एक ऑनेस्ट स्टूडेंट रहेगा ना, अगर वो सीए इंटर का है तो उसे सीए फाइनल के बारे में ज्यादा डर लगेगा। लेकिन अगर सीए फाइनल स्टूडेंट से आप पूछोगे और वो ऑनेस्ट व्यू देगा, तो उसका ऑनेस्ट व्यू यही रहेगा कि भाई आप पढ़ोगे तो ये भी हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो वो भी नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम लोग, हाँ जी, साथ में ग्रेजुएशन करनी चाहिए, रेगुलर में करनी चाहिए, प्राइवेट में? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साथ में ग्रेजुएशन करें ना करें, कैसे करें। देखो, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, ये मेरे लिए भी काफी एडवांस है। ये तो टीचर लोग ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बेसिक सी चीज मैं ये आपको बताऊं कि अगर कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है आपको कि जो अनअवॉइडेबल है, जैसे कॉमर्स वालों के लिए एसआरसीसी जैसा सब्जेक्ट वो कॉलेज मिल रहा है, या द हिंदू कॉलेज मिल रहा है, या केएमसी टाइप कोई कॉलेज मिल रहा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको रेगुलर करनी चाहिए। लेकिन उनके अलावा कोई कॉलेज है तो फिर डिपेंड करता है आपके टीचर्स क्या बोलते हैं, आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, और आप खुद क्या सोचते हो। ये सारी चीजें उसमें डिपेंड करती है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं करते वो भी सक्सेसफुल है, और जो करते हैं वो भी सक्सेसफुल है। तो वो डिपेंड कर जाता है थोड़ा। आपने की थी भैया मैं नहीं, रेगुलर से? मेरे को क्या था कि मेरे को ना वो कॉलेजेस नहीं मिले थे जो टॉप 1 to 3 वाले हैं। बाकी उसके अलावा में मिल रहे थे 5 6, बाकी अच्छे कॉलेज तो मिल रहे थे, बट टॉप 3 में से नहीं मिल रहे। तो मैंने सोल से ही करना सोचा थोड़ा। और इसलिए भी मेरे को करना था क्योंकि 1 साल मुझे सेव करनी थी। क्योंकि अगर आप कॉलेज करोगे तो 2 ग्रुप एक साथ देना मुश्किल पड़ जाएगा, और एंड में आपको, जब आपकी लास्ट ईयर होगी कॉलेज की, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। तो 1 साल वहां पे डिले हो जाता है। तो इन सब चीज को देख के मैंने तो सोल चूज किया। लेकिन इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, फायदे दोनों के ही हैं अपनी जगह। और कोई क्वेश्चन, महक, सृष्टि, स्वयं, सार्थक? सर सर जैसे आर्टिकल जब शुरू होएगी तो मतलब वो कॉलेज पूरा होने के बाद ही हो सकती है? क्या मैं सुन नहीं पाया, एक बार आप रिपीट करोगे? इनका क्वेश्चन ये है मैं कह कि रहा आर्टिकलशिप कॉलेज शुरू होने के बाद भी हो सकती है क्या? नहीं, वो होता क्या है ना कि आपको आर्टिकलशिप में आईसीएआई को बताना पड़ता है कि आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक आप फ्री हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे, तभी वो आपको अलाउ करेगा। आईसीएआई तभी आपको अलाउ करेगी कि आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। आप अगर ये दिखाओगे कि मैं रेगुलर कॉलेज भी कर रहा हूँ और आर्टिकलशिप भी कर रहा हूँ, तो वो काउंट, आईसीएआई आपको परमिशन ही नहीं देगी उस चीज की। और काउंट भी नहीं होगी फिर आर्टिकलशिप? काउंट भी नहीं होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि पहले वो 3 साल कंप्लीट करते हैं फिर आर्टिकलशिप करते हैं, या फिर 2 साल करने के बाद थर्ड ईयर अपनी प्राइवेट में करवा के कन्वर्ट, फिर अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर देते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज से एनओसी लेना पड़ता है और आईसीआई को सबमिट करना पड़ता है, फिर आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। वो थोड़ी अभी वो थोड़ा अलग मैच हो गया। आप थोड़ा अभी फाउंडेशन पे फोकस करो, हाँ, क्योंकि आर्टिकलशिप एक ऐसा टॉपिक है वो जो मेरे को भी बहुत परेशान कर रहा है इस टाइम पे। नहीं नहीं, खैर, चलिए खैर। और कोई क्वेश्चन बेटे किसी बच्चे का? बिंदास पूछो जल्दी। जो बच्चे हैं सिर्फ वो, पलक मैम भी हमारे बीच में है, वो हमारे साथ, हम लोग ना लो पढ़ाते हैं साथ में। तो मैं तो चाह रहा था कि बल्कि एक काम करें, मुझे भी थोड़ा सा जाना है। मैडम आप थोड़ा सा मीटिंग को होस्ट करोगे अपने साथ में, है ना? बच्चे आपके साथ में, कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज डील करना, है ना?
मैं अभी आपको होस्ट बना के मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे की मीटिंग लीड मैडम करेंगी। और बेटे अपने क्वेश्चन बिंदास पूछो, अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना। और बहुत कम मौके मिलते हैं, मैं तो रैंक होल्डर को छू के देखा करता था, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज गाइड कीजिए, है ना। जी मैम। यस सर, थैंक यू सर। ओके, अभी मैम बात करेंगी अब आपसे। ओके, रितु ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। रितु, आपको क्वेश्चन है?